एवरीवन, लास्ट वीडियो शायद आप लोगों को पसंद आई होगी और अगर नहीं भी आपको समझ आया या कोई भी डाउट वगैरह होते हैं अगर आप लोगों को, तो प्लीज़ आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके, जैसा भी होता है। आगे हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो क्लासेस क्योंकि हमारी इंट्रोडक्शन की थी इसलिए हम आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो हमारी जो है ये शीत युद्ध, आपका जो टॉपिक है शीत युद्ध, आपका चैप्टर का नाम भी शीत युद्ध है, ठीक है। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि शीत युद्ध एग्जैक्टली होता क्या है। तो शीत युद्ध की डेफिनेशन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई हुई है और उसको आप एक बार देख लेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से आपको समझ आएगा, ठीक है। तो शीत युद्ध होता क्या है? एक ऐसी स्थिति जिसमें दो शक्तियाँ एक दूसरे के सामने होती हैं, युद्ध की पूरी संभावना होती है लेकिन युद्ध नहीं होता। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? शीत युद्ध, ठीक है। अब शीत युद्ध चल रहा था, किसके बीच में चल रहा था? ये चल रहा था आपका अमेरिका के बीच में, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। किसके बीच में चल रहा था बच्चे? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। और ये जो अमेरिका है, मैंने अमेरिका के बारे में भी आप लोगों को डिटेल बताई थी और सोवियत संघ के बारे में भी आप लोगों को डिटेल बताई थी। तो दोनों कंट्रीज हमारे यहाँ पर अवेलेबल हैं और दोनों के बीच में क्या चल रहा था बच्चे? शीत युद्ध चल रहा था। सिंपली ये चीज़ कह सकते हैं कि ये भी एक बड़ी महाशक्ति है, ये भी एक बड़ी महाशक्ति है और दोनों की दोनों महाशक्तियाँ एक दूसरे से बड़ा बनना चाहती थी और बड़ा बनने के लिए जो इनमें होड़ लगी थी, जिसकी वजह से यहाँ पर किसका स्टार्टअप हुआ था? शीत युद्ध का, ठीक है। अब आपका जो बुक खोलेंगे, आप बुक खोलते के साथ ही आपको जो फर्स्ट टॉपिक मिलेगा वो है आपका क्यूबा का मिसाइल संकट, ठीक है। क्या है आपका फर्स्ट टॉपिक? क्यूबा का मिसाइल संकट। तो मैं जस्ट आपको पहले वो समझाने जा रही हूँ कि क्यूबा का मिसाइल संकट एग्जैक्टली है क्या। ओके, तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है क्यूबा का मिसाइल संकट। तो क्यूबा के मिसाइल संकट को हम अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं अब, ठीक है। तो अगर आप लोगों को पता है, मैं थोड़ा सा वैसे दिखाऊं तो ये आपका मान लेते हैं, ये है आपका अमेरिका, ठीक है। ये आपका अमेरिका है एंड इसके, क्योंकि ये पश्चिमी व्यवस्था है, पश्चिमी मतलब पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये पश्चिमी है। इसके बाद हम इधर आते हैं तो ये मान लेते हैं हम, ये क्या है? सोवियत संघ, ठीक है। ये आपका सोवियत संघ है, ये आपका अमेरिका है, ये पश्चिमी है और ये आपका क्या है? पूर्वी, ठीक है। इसी के साइड में अगर हम बात करें तो क्यूबा क्या है? क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है, ठीक है। क्यूबा जो है वो अमेरिका के पास है, मतलब बिल्कुल अमेरिका के निकट है, छोटा सा द्वीपीय देश है, बहुत छोटा सा देश है ये। अगर आपको मैप्स में भी देखना है तो मैं आपको मैप्स दिखा दूंगी, मैप्स के अंदर भी ये चीज़ दिखा दूंगी एक बार लास्ट में। तो ये अमेरिका है, ये आपका सोवियत संघ है। अगर हम बात कर रहे हैं घटना कब की है, तो ये घटना है आपकी 1961 की, ठीक है। 1961 की घटना है ये। कंडीशन हुई क्या थी कि अमेरिका के उस समय पर जो राष्ट्रपति थे वो थे आपके जॉन एफ कैनेडी, क्या नाम है उनका? जॉन एफ कैनेडी। और जो आपके यहाँ के राष्ट्र मतलब कह सकते हैं नेता हैं, जो मुख्य नेता हैं, उनका नाम है निकिता क्रुश्चेव, ठीक है। अगर हम वही क्यूबा की बात करते हैं तो क्यूबा के नेता हैं हमारे फिडेल कास्त्रो, ठीक है। हमें पता है ये कौन सी व्यवस्था है, ये है आपकी पूंजीवादी व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था है बच्चे? पूंजीवादी। और अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो ये कौन सी व्यवस्था है आपकी? साम्यवादी। इज दैट क्लियर? और उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं साम्यवादी व्यवस्था की, तो ये जो व्यवस्था है, मतलब कि जो क्यूबा है, क्यूबा के अंदर जो व्यवस्था अपनाई गई है वो कौन सी सरकार यहाँ पर बनाई गई है? यहाँ पर साम्यवादी समर्थक सरकार बनाई गई है। कौन सी समर्थक सरकार बनाई गई है यहाँ पर? साम्यवादी समर्थक जो है सरकार यहाँ पर बनाई गई है, जिनका नाम क्या है? फिडेल कास्त्रो। तो यहाँ पर मान लो 3 कंट्रीज हैं, 3 चीज़ हो गई, ठीक है। अब मैं ना छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को देती हूँ कि 2 फ्रेंड्स हैं, ठीक है। 2 फ्रेंड्स हैं, ये और ये दोनों क्या हैं? फ्रेंड्स हैं। कहीं ना कहीं क्या होता है कि 2 बेस्ट फ्रेंड्स अगर होते हैं ना, तो उसमें अगर थर्ड पर्सन अगर कोई आता है तो उसको क्या हो जाती है? थोड़ी जेलसी हो जाती है। जेलसी किस वे में? जेलसी इस वे में कि भाई कहीं मेरा जो फ्रेंड है वो कहीं उसी का ना हो जाए, या फिर कुछ चीज़ें सीक्रेट्स वगैरह शेयर ना कर दे, या समथिंग कुछ भी, मतलब एक इनसिक्योरिटी सी फील होने लगती है। वही चीज़ यहाँ पर हो रही थी। अब हो क्या रहा था कि जो साम्यवादी है, मतलब कि ये जो व्यवस्था है, ये कौन सी है? साम्यवादी व्यवस्था। कहीं ना कहीं सोवियत संघ को ये टेंशन हो रही थी कि कहीं अमेरिका क्यूबा के ऊपर अटैक करके यहाँ का तख्ता पलट ना कर दे। अब यहाँ पे मैंने आपका वर्ड यूज़ किया है तख्ता पलट। आपको एग्जाम में भी जब एक्सप्लेन करोगे तो आपको भी वहाँ पर तख्ता पलट यूज़ करना है। तख्ता पलट का मतलब क्या होता है कि सरकार को हटाकर अपनी सरकार बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर इसको टेंशन होती है कि फिडेल कास्त्रो को हटाकर कहीं यहाँ पर अमेरिका अपनी सरकार ना बना ले। अब ऐसा क्यों हो रहा था? इसके पीछे भी रीज़न है कि ऐसा हो रहा था इसलिए क्योंकि जो अमेरिका है, अमेरिका का बहुत ज़्यादा कर्जा था क्यूबा के ऊपर,
अमेरिका ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ था इसके अंदर, क्यूबा के अंदर, और बेसिकली इसी चीज़ को करने के लिए वो कभी भी उसके ऊपर अटैक कर सकता था, और यही टेंशन किसको हो रही थी, सोवियत संघ को। अब एक चीज़ पॉइंट में आएगी कि भाई छोटा ही सही तो देश है, अगर उसके अंदर चला जाता है तो इसको इतनी टेंशन लेने वाली क्या बात है। तो इसका भी एक रीज़न बता दूं कि उस समय पर जो देश थे ना, देश जो हमारे बनाए गए थे, जो छोटे छोटे देश हुआ करते थे, ये बड़ी बड़ी महाशक्तियों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हुआ करते थे। बेनिफिट्स मैं आपको बताऊंगी, वो बेनिफिट्स अगर अभी बताऊं तो वो भी देख लेते हैं, ठीक है, कि बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ छोटे छोटे देशों से इतना प्रेरित क्यों होती थी, मतलब इतना ज़्यादा अट्रैक्ट क्यों होती थी, वो क्यों चाहती थी कि छोटा देश मेरे कनेक्ट में रहे। ठीक है, उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि भाई संसाधन मिल पाते थे उनको। क्या मिल पाते थे, संसाधन। ठीक है, पता ही होगा आप लोगों को, रिसोर्सेज जो होते हैं हमारे, संसाधन जो है वो अवेलेबल हो पाते थे किसको, बड़े बड़े देशों को छोटे देशों के द्वारा। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर हम बोलें तो भूक्षेत्र। भूक्षेत्र का मतलब क्या है, बड़े देशों को अपने सैनिकों का संचालन करने के लिए, सैनिकों का संचालन मतलब सैनिकों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको ट्रेनिंग्स देने के लिए, या फिर हथियारों का निर्माण करने के लिए उन्हें जगह की जरूरत पड़ती थी, और वो जगह उन्हें कौन प्रोवाइड करवाता था, छोटे छोटे देश। तो भूक्षेत्र अवेलेबल होते थे उन लोगों को। तीसरी चीज़ अगर हम बात कर रहे हैं कि उन्हें तीसरी चीज़ क्या मिलती होगी, तो जासूसी। अब सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बता रही हूँ कि पड़ोसी बहुत अच्छी तरीके से जासूसी करता है किसी भी चीज़ की, तो यहाँ पर भी हमारा क्या है, क्यूबा पड़ोसी है किसका, अमेरिका का, और अमेरिका का पड़ोसी होने के नाते जितनी खबर क्यूबा को होगी ना, शायद ही वो सोवियत संघ को मिल पाती होगी, तो एग्जैक्ट खबर वो उसको पहुँचाता था। ठीक है, तो जासूसी करने में भी छोटे छोटे देश बड़े बड़े देशों की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, और करते थे भी। और इसी के साथ साथ हम चौथा बात कर रहे हैं, चौथी की जो बात करें तो फोर्थ पॉइंट है आप लोगों का सैन्य आर्थिक सहायता। ठीक है, अब इसका भी मैं आपको छोटा सा पॉइंट बताती हूँ। सैन्य आर्थिक सहायता का मतलब क्या है, इसमें एक एग्जांपल दूँ मैं आप लोगों को। तो एग्जांपल में ये कह सकते हैं हम लोग, जैसे मान लो आपकी फैमिली है, ठीक है, आपकी फैमिली में आप लोग 3-4 भाई बहन, मान लो 4 भाई बहन है आप लोग, ठीक है, जिसमें से किसी एक सबसे छोटे वाले भाई को आपकी बुआ ले गई अपने साथ, ठीक है, और उसका टोटल खर्चा प्रॉपर तरीके से, उसकी पढ़ाई लिखाई ऑल ओवर चीज़ें, जिस चीज़ का खर्चा जो है वो आपकी बुआ जी उठा रही हैं, एंड देन उसके बाद जो बच्चा है वो सेटल हो जाता है एंड दोबारा वो घर में आ जाता है। तो यहाँ पर बेनिफिट किसका होता है, यहाँ पर बेनिफिट तो नॉर्मली पेरेंट्स का ही होता है, इस फैमिली का होता है। क्यों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो करना नहीं पड़ा। सेम एज इट इज जो बड़े बड़े देश होते थे ना, बड़े बड़े देश कहते थे कि भाई हम आपको सिक्योर करने के लिए सैनिक भेज रहे हैं, ये चीज़ होती थी कि भाई हम आपकी सेफ्टी के लिए अपने सैनिक आपके पास भेज रहे हैं। अब वो सैनिक तो आ रहे हैं, इनको लग रहा है हाँ भाई हमें सेफ्टी की जरूरत है, क्योंकि हम इसके फेवर में है, कभी भी दूसरी शक्ति हम पर अटैक कर सकती है, और इसी के चलते वो जो सैनिक यहाँ पर भेजे जाते थे, अब सैनिक किसके हैं, वो सोवियत संघ के। ठीक है, रह कहाँ रहे हैं, वो क्यूबा में, काम किसका कर रहे हैं, वो सोवियत संघ का, लेकिन उनका खर्चा कौन उठा रहा है, वो उठा रहा है छोटे देश। तो बेसिकली इस तरीके से बहुत सारे सैनिक जो हैं वो बढ़ चुके थे वो बड़े बड़े देशों के, लेकिन उनका जो खर्चा था वो कौन उठा रहा था, वो छोटे छोटे देश उठा रहे थे। और छोटे छोटे देशों के खर्चे उठाने की वजह से कहीं ना कहीं आर्थिक प्रभाव जो हम कह सकते हैं बहुत कम पड़ रहा था किसके ऊपर, बड़ी महाशक्तियों के ऊपर, जिससे थोड़ा बहुत उनको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा था। ठीक है, तो ये तो रीजंस थे हमारे किस चीज़ के कि बड़े जो देश हैं वो छोटे छोटे देशों के साथ रीजन मतलब क्यों कनेक्ट करते थे। और यहाँ पर एक रीज़न और है कि छोटे देश बड़े देशों के साथ संबंध बनाते थे, तो वो मैं आपको इस टॉपिक के बाद में बताऊंगी। ये चीज़ मैंने जस्ट इसलिए बताई है कि आपको पता हो सके कि सोवियत संघ को क्यूबा के जाने का क्यों इतना वो हो रहा था। तो ये 4 तो नॉर्मली रीजंस हैं, बाकी और भी बहुत सारे रीजंस हैं। ठीक है, और इसका एक रीज़न हम ये भी कह सकते हैं कि भाई हमारे फॉलोवर अगर बढ़ते हैं तो सभी को अच्छा लगता है, उसमें से अगर एक भी कम होता है तो हमें प्रॉब्लम तो होती है। तो सेम एज इट इज यहाँ पर भी यही चीज़ चल रही थी। अब यहाँ पे कहें कि भाई सोवियत संघ को टेंशन होने लगी कि भाई कहीं अमेरिका अटैक ना कर दे कि उसके ऊपर, क्यूबा के ऊपर, और क्यूबा के ऊपर अगर वो अटैक करेगा तो ऑब्वियसली क्यूबा उसके क्षेत्र से चला जाएगा। और इसी के चलते उसने डिसाइड किया कि 1962 में निकिता क्रुश्चेव ने, किसने, निकिता क्रुश्चेव जो कि कहाँ की नेता है, सोवियत संघ की, उन्होंने ऑर्डर दिया किस चीज़ का कि भाई हम क्यूबा को अपना क्या बनाएंगे, सैनिक अड्डा। ठीक है, इन्होंने डिसीजन लिया कि हम क्यूबा को क्या बनाएंगे, अपना सैनिक अड्डा। अब सैनिक अड्डे का मतलब क्या है, जहाँ पर इनके सैनिक तैनात हो। ठीक है, सेम एज इट इज यहाँ पर भी यही चीज़ आई कि भाई सोवियत संघ के सैनिक अब जो है धीरे धीरे करके कहाँ पर तैनात होने लगे, क्यूबा में। मिसाइलें जो है उन्होंने भेजनी शुरू कर दी जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो क्यूबा को नहीं चाहते थे कि क्यूबा किसका हो जाए, अमेरिका का। ठीक है, इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर। अब इसी के चलते हम कह सकते हैं कि भाई क्यूबा जो क्यूबा है, क्यूबा के अंदर सैनिक अड्डा तैनात किया जा रहा है। अब अमेरिका को इस चीज़ की खबर ना 3 हफ्ते बाद लगी। कितने हफ्ते बाद लगी, 3 हफ्ते बाद। 3 हफ्ते बाद अमेरिका को पता चला, क्या पता चला कि भाई
सोवियत संघ क्यूबा को अपना क्या बना रहा है, सैनिक अड्डा बना रहा है। मतलब कि यहाँ पर वो अपनी मिसाइलें भेज रहा है, और मिसाइलें नॉर्मल मिसाइलें तो है ही नहीं। आप लोगों को ये भी चीज़ें पता होंगी कि रशिया सबसे बेस्ट जो है हमारे कह सकते हैं न्यूक्लियस बनाता है, और हमारे जो हथियार हैं वो सारे के सारे बहुत बेस्ट क्वालिटी के होते हैं। किसके, रशिया के। इंडिया भी रशिया से ही हथियार कुछ खरीदता है, तो आपको इस चीज़ के बारे में पता ही होगा। तो इसकी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी रही हैं, और कहीं ना कहीं एक डर आ गया था किसके मन में, अमेरिका के मन में। जैसे ही उसको 3 हफ्ते बाद ये चीज़ पता चली ना कि भाई क्यूबा को सैनिक अड्डा बनाया जा रहा है, किसका, सोवियत संघ का, तो बेसिकली अमेरिका जो है वो घबरा गया। अब घबराने का रीज़न क्या था, अमेरिका तो पहले से मजबूत है, उसे घबराना तो चाहिए ही नहीं, लेकिन फिर भी वो घबराया। अब घबराया क्यों, तो वो इसलिए घबराया क्योंकि आप लोग देख रहे हैं डिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम है। यहाँ तो बहुत कम दिख रहा है, मतलब है ही नहीं, लेकिन अगर हम वैसे मैप में देखते हैं या फिर उस अकॉर्डिंग देखते हैं तो डिस्टेंस इसके अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि क्यूबा से अगर अटैक किया जाएगा ना अमेरिका के ऊपर, तो पूरा का पूरा अमेरिका निशाने पर आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं यही इन दोनों का एग्जाम्पल लूँ कि अगर ये इसके ऊपर अटैक करता है तो डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा है, ये प्रॉपर तरीके से इसको अपनी चपेट में नहीं ले सकता, और ये प्रॉपर तरीके से इसको चपेट में नहीं ले सकता। तो यहाँ पर ये चीज़ चल रही थी, जिसके चलते दोनों महाशक्तियाँ एक दूसरे पर अटैक तो करती, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को इतना घायल नहीं कर पाती जितना सोवियत संघ क्यूबा के सहारे अमेरिका को घायल कर सकता था। तो अमेरिका डर गया, क्योंकि पहली बार वो किसी देश के निशाने पर पूरी तरीके से आ चुका था, ठीक है। सो अमेरिका डर गया, तो वो चुप तो बैठेगा नहीं, अब तो वो कुछ ना कुछ करेगा ही। अब वो करेगा क्या, अब वो ये करना था कि भाई उसने दिमाग लगा के उसने क्या किया कि जो मिसाइलें यहाँ से आ रही हैं उसने अपनी जंगी बेड़ों का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया, जंगी बेड़ों, ठीक है, जंगी बेड़े। अब ये जंगी बेड़े क्या होती हैं, जंगी बेड़े होती हैं जंग लोहे वाला जंग नहीं, जंग मतलब है युद्ध, ठीक है। बेड़े होते हैं जहाज, तो युद्ध में प्रयोग होने वाले पानी वाले जो जहाज होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जंगी बेड़े, ठीक है। तो उसने अपने जंगी बेड़ों का यूज़ किया, ठीक है, उसने यूज़ किया और उसने कहाँ लगा दिया, क्यूबा की सीमा पर, यहाँ लगा दिया, ठीक है, उसने यहाँ पर तैनात कर दिए। अब यहाँ से मिसाइलें आ रही हैं और यहाँ पर इसकी तैनात है, वो अंदर नहीं एंटर करने दे रही, वो कह रही है हम क्यूबा में नहीं जाने देंगे आपको। वो कह रहा भाई क्यों नहीं जाने दोगे, मैं जस्ट बता रही हूँ, इस टाइप से हुआ था कि इस तरीके से हुआ, दोनों महाशक्तियों के बीच में मतभेद की स्थिति आई, ठीक है, क्योंकि ना ही ये पीछे हटने को तैयार है और ना ही ये पीछे हटने को तैयार है। ये कंडीशन एक ऐसी कंडीशन बनी जहाँ पर 3rd वर्ल्ड वॉर हो सकता था। हाँ जी, तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति बन चुकी थी, क्योंकि दोनों ही बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुके थे, आक्रोश की स्थिति चल रही थी। लेकिन इन दोनों को अच्छी तरीके से पता था कि दोनों ही महाशक्तियाँ बहुत मजबूत हैं, और अगर युद्ध हो जाता है तो दोनों क्या हो जाएगा, उनको मतलब कह सकते हैं कि उन्हें खुशी नहीं होगी जीतने की, उन्हें मतलब ये समझ नहीं आएगा कि वो जीते हैं या हारे हैं, क्योंकि नुकसान इस हद तक हो जाएगा कि वो शायद जीतने की खुशी भी नहीं मना सकते। तो इसी के चलते दोनों की दोनों महाशक्तियों ने क्या किया कि भाई दोनों ने अपनी मिसाइलों को वापस लिया, सूझबूझ से काम लिया, और क्यूबा का मिसाइल संकट जो है वो टल गया, ठीक है। इस पूरी स्थिति को हमने किसका नाम दिया, शीत युद्ध का चरम बिंदु। किसका नाम दिया बच्चे, शीत युद्ध का चरम बिंदु। शीत युद्ध के चरम बिंदु का मतलब क्या है कि भाई आपका 1 नंबर का भी क्वेश्चन आ जाएगा ये कि शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या है। तो शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या है आपका, क्यूबा का मिसाइल संकट, ठीक है। एक्सप्लेन अब आपको कैसे करना है, तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन के बारे में बता दूँ कि आपको एक्सप्लेन कैसे करना है। तो मैं धीरे करके बता रही हूँ कैसे लिखेंगे आप लोग। अगर आपको कोई डाउट होता है, नोट्स वगैरह कुछ चाहिए, वैसे तो आपको समझ आ जाएगा लिखने का तरीका क्या है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट में आप पूछ सकते हैं कि किस टाइप से इसको एक्सप्लेन करना है। तो मैं आपको धीरे धीरे करके बताती हूँ कि एक्सप्लेन कैसे करना है। आपका क्वेश्चन आएगा क्यूबा का मिसाइल संकट क्या है, क्यूबा के मिसाइल संकट से आप क्या समझते हैं। 6 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होगा। तो इसमें क्या है कि क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है, ठीक है। क्यूबा जो है वो अमेरिका के तट से लगा हुआ छोटा सा द्वीपीय देश है जो कि साम्यवादी समर्थक है, ठीक है। 1961 में सोवियत संघ के नेता जो है निकिता क्रुश्चेव, इनको कहीं डर सता रहा था कि भाई कहीं अमेरिका क्यूबा पर कब्जा ना कर दे। क्यों, क्योंकि अमेरिका के द्वारा जो क्यूबा है उस पर बहुत ज़्यादा मात्रा में निवेश किया गया है, और इसी के चलते कहीं ना कहीं वो क्यूबा पर अपना कब्जा कायम ना कर दे। इसी की वजह से सोवियत संघ को इस चीज़ की चिंता सता रही थी, और इसी के चलते 1962 में मतलब 1962 में निकिता क्रुश्चेव ने ऑर्डर दिया कि भाई क्यूबा को क्या बनाया जाएगा, सैनिक अड्डा बनाया जाएगा, ठीक है। और उसने अपनी मिसाइलों को तैनात करना शुरू कर दिया। जैसे ही मिसाइलों की तैनातगी शुरू हुई, उसके 3 हफ्ते पश्चात अमेरिका को इस चीज़ की खबर लगी। जैसे उसको इस चीज़ की भनक लगी, उसने प्रॉपर तरीके से इसके खिलाफ एक्शन लिया, और एक्शन लेते के साथ ही उसने अपनी जंगी बेड़ों का प्रयोग किया। उसने जंगी बेड़ों को क्यूबा की सीमा पर तैनात किया,
ठीक है। और ये जो जंगी बेड़ा तैनाती की गई, इनके पश्चात जो है यहाँ से आने वाली मिसाइलें और ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आए, दोनों में से कोई भी महाशक्ति के जो क्षेत्र है वो पीछे हटने को तैयार नहीं हुए, जिसके चलते यहाँ पर तृतीय विश्व युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई। परंतु दोनों ही महाशक्तियाँ ये जानती थी अच्छी तरीके से कि युद्ध की संभावना होने पर बहुत ज़्यादा मात्रा में नुकसान होगा, तो दोनों ने अपनी सूझबूझ से काम लिया और प्रॉपर तरीके से युद्ध को क्या कर दिया गया, टाल दिया गया। ठीक है। और इसे ही शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा गया। ठीक है। तो ये आपका पॉइंट है किस चीज़ का, क्यूबा का मिसाइल संकट। ठीक है। और इसी में आपका 4 नंबर का क्वेश्चन मैंने आपका यहाँ पे कवर करा दिया है कि महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ संबंध क्यों बनाती हैं। तो महाशक्तियाँ छोटे देशों से संबंध क्यों बनाती हैं बच्चे, कि भाई उनको संसाधन मिल पाए, दूसरी चीज़ उनको भू क्षेत्र मिल पाए, तीसरी चीज़ वो जासूसी कर पाए, चौथी चीज़ सैन्य आर्थिक सहायता उनको जो है वो प्रोवाइड हो पाए। आई होप इतना आप लोगों को समझ आया होगा। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है, कोई भी चीज़ होती है, तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। और अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है या अच्छे से अलग पर्सनली क्लासेस लेनी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे जिस टाइप से आप उसी में ऐड हो सकते हैं। और ऑनलाइन क्लासेस आप लोग प्रोवाइड कर सकते, मतलब आई मीन टू से आप ले सकते हैं। ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो भी 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको ये बताया कि ये तो महाशक्तियों का रीज़न है कि वो छोटे देशों के साथ संबंध बनाती हैं। अब हम आते हैं कि छोटे देश क्यों बनाते हैं भाई, छोटे देशों को भी तो फायदा होता होगा ना। छोटे देशों का महाशक्तियों के साथ संबंध बनाने के कारण, ठीक है, छोटे देश जो है वो प्रॉपर तरीके से महाशक्तियों के साथ संबंध क्यों बनाते थे। तो सिंपली हमें क्या चाहिए होता है, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी से हम कहते हैं। ठीक है। कोई भी छोटा देश बड़े देश की फिराक में क्यों जाता है, क्योंकि उसे वहाँ से क्या मिलती है, प्रौद्योगिकी। ठीक है। दूसरी चीज़ आर्थिक सहायता। ठीक है। तीसरी चीज़ सुरक्षा। ठीक है। चौथी चीज़ बाजारों में स्थान। ठीक है। अभी ये 4 रीजंस मैं आप लोगों को बता रही हूँ, वैसे 2-3 ही आएंगे, 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपका ये। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि 1 नंबर में तो वैसे आपके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आ चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर पॉइंट में आ जाता हो तो आप बता सकते हैं। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि छोटे देश महाशक्तियों के साथ संबंध क्यों बनाते थे। तो सिंपली पहली चीज़ है प्रौद्योगिकी की वजह से। प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है, टेक्नोलॉजी मतलब कि जैसे इंडिया की टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, पहले हम लोग चरखा चलाते थे सूत काटने के लिए। ठीक है। हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन ब्रिटेन में जैसे ही वहाँ पर क्या आई टेक्नोलॉजी, ब्रिटेन का हम पर शासन हुआ, तो ब्रिटेन से वहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ पर टेक्नोलॉजी देखी गई कि भाई जो है सूती कपड़ा बनाने के लिए मशीन आई, और जिसके चलते हमारे यहाँ पर जो चरखा है वो समाप्त हुआ और मशीनें आनी स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पर यही चीज़ थी कि छोटे छोटे देश भी चाहते थे कि उनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी होए ताकि वो अपना विकास अच्छी तरीके से कर सकें। तो सिंपली क्या है, उनको प्रौद्योगिकी मिल पाती थी। दूसरी चीज़ आर्थिक सहायता, बड़े बड़े देश इन्वेस्ट करते थे उनके अंदर, उनको टेक्निक्स भी बताते थे, हर चीज़ हम मतलब टेक्निक्स कह सकते हैं हम लोग उसको, मतलब कि उनको सपोर्ट करते थे, इन्वेस्ट करते थे उनके अंदर। थर्ड थिंग इज सुरक्षा प्रदान करते थे, किसी दूसरे देश के ऊपर हमला होने वाला है या फिर किसी तरीके से वो लोग असुरक्षित है तो उनको सुरक्षा प्रदान करते थे वो लोग। नेक्स्ट है बाजारों में स्थान। छोटे छोटे देशों को अपनी वस्तुएं बेचने के लिए क्या चाहिए होती थी, जगह। ठीक है। और वो उन्हें कहाँ मिलती थी, बड़े बड़े देशों की मार्केट्स में। और इसी के चलते वो छोटे छोटे देश जो हैं वो बड़े बड़े देशों पर कहीं ना कहीं जाकर आश्रित हो चुके थे, और इसी के चलते वो देश उनके साथ कॉन्टैक्ट बनाने पर रेडी थे। ठीक है। आई होप आप लोगों को ये भी समझ आ गया होगा। और इसके आगे मैं आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कि भाई जो शीत युद्ध है हमारा, शीत युद्ध की कितनी स्थितियाँ हैं। शीत युद्ध में 2 स्थिति देखी गई है, एक तो है आपकी अपरोध की स्थिति और दूसरी स्थिति है आपकी दायरे की। ठीक है। अपरोध एवं दायरे। क्वेश्चन आता है शीत युद्ध में अपरोध की स्थिति से आप क्या समझते हैं, या शीत युद्ध में दायरे की स्थिति से आप क्या समझते हैं। अपरोध का मतलब होता है रुकावट व संतुलन। ठीक है। क्या मतलब होता है अपरोध का, रुकावट या संतुलन। इसमें हम कह सकते हैं कि भाई कोई भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये ए एंड ये बी। ठीक है। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सामने हैं। ठीक है। युद्ध की पूरी पूरी संभावना बनी हुई है। ठीक है। दोनों एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है, रेडी है बिल्कुल। ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या हुआ, इसको पता है कि भाई इसकी बैक बहुत स्ट्रांग है,
ठीक है, बहुत मजबूत है। इसको पता है, इसने भी इसका नाम सुना हुआ है कि इसकी बैक बहुत स्ट्रांग है। ये दोनों एक दूसरे को मार तो रहे हैं, लेकिन इन दोनों को कहीं ना कहीं अंदर अंदर डर है कि भाई कहीं अगर हम इनको अकेले मिल गए तो ये तो हमें पूरी तरह से मार देंगे। एक डर आया माइंड में, इसी तरीके से इनके माइंड में भी डर था। तो यहाँ पर सिंपली जो इसका मतलब है, दो देशों के मध्य युद्ध की पूर्णता संभावना का होना, परंतु युद्ध का न होना। ठीक है, किसकी स्थिति कहलाती है? अपरोध की स्थिति। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा शीत युद्ध में पारस्परिक अपरोध की स्थिति क्या है। तो इसमें भी आपको ये लिखना है कि शीत युद्ध के अंतर्गत अमेरिका सोवियत संघ दोनों महाशक्ति एक दूसरे के सामने होती थी, युद्ध की पूरी संभावना होती थी, लेकिन युद्ध नहीं होता था। इस स्थिति को हम लोग क्या कहते थे? पारस्परिक अपरोध की स्थिति। इससे पहले ही मैंने आपको एक टॉपिक एक्सप्लेन किया है, क्यूबा का मिसाइल संकट। उसमें भी क्या हुआ था? दोनों की दोनों महाशक्ति एक दूसरे के सामने हैं, युद्ध की पूरी संभावना है, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम इसका उदाहरण ले सकते हैं कि भाई क्यूबा का मिसाइल संकट इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चे, अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग दायरे। दायरे क्या होते हैं बेटा? लिमिट्स, एक लिमिट में रहना। ठीक है, तो शीत युद्ध ना एक लिमिट है। शीत युद्ध की लिमिट क्या है कि भाई देखो, मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, शायद आपको समझ आए, नहीं आया तो इसको इग्नोर कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपकी शीत युद्ध की स्थिति है, ये आपकी शांति की स्थिति है, और ये आपकी युद्ध की स्थिति है। ठीक है, ये शांति है, ये शीत युद्ध है, युद्ध है। अगर ये शीत युद्ध इस लेवल तक पहुँचता है, मतलब वो युद्ध की स्थिति में आ गया, तो वो शीत युद्ध नहीं कहलाएगा। अगर वो शांति की स्थिति में पहुँचता है तो वो शीत युद्ध नहीं कहलाएगा। मतलब कि शीत युद्ध का लेवल क्या है? इन दोनों के बीच में रहना। ठीक है, कुछ बच्चों को समझ आ गया होगा, कुछ को नहीं आया होगा, तो बात अलग है। नहीं आया तो इग्नोर करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको समझा दूँगी। मतलब शीत युद्ध क्या है? ये एक लेवल है, यहाँ तक बातें होंगी। अगर इससे बातें आगे बढ़ी तो वो युद्ध के लिए हो जाएंगी, तो वो शीत युद्ध नहीं कहलाएगा, वो युद्ध कहलाएगा। यहाँ पर भी यही है कि दोनों महाशक्तियों के मध्य बातों का एक हद से ज़्यादा ना बढ़ना। ठीक है, ये क्या कहलाता है? हमारा शीत युद्ध में दायरे की स्थिति। इसमें आप क्या कह सकते हैं? कोरिया संकट, कांगो समस्या, बर्लिन समस्या, ये कुछ एग्जाम्पल्स में आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी सेम ऐसा ही हुआ था कि मतलब दोनों महाशक्तियाँ होती थी सामने, युद्ध की संभावना तो रहती थी, लेकिन युद्ध सिर्फ शीत युद्ध तक ही रहता था, वो युद्ध तक नहीं पहुँचता था। तो ये आपके क्या हो गई? दायरे की स्थिति, और ये क्या हो गई? आपकी अपरोध की स्थिति। आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ आई होंगी। और बाकी इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपका जो टॉपिक है गुट निरपेक्षता, आपकी अंकटाड रिपोर्ट है, एंड बहुत सारे टॉपिक्स अभी आपके रिमेनिंग हैं, तो हम वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना, ठीक है। और अगर आपको फिर भी इसमें कोई डाउट्स वगैरह होते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर कुछ आपको लगता है कि हमें कुछ चेंजेस करने चाहिए या फिर कुछ अलग तरीका अपनाना चाहिए पढ़ाने के लिए, तो आप प्लीज़ बताइए। जैसे आपको समझ आएगा हम उस अकॉर्डिंग आपके लिए वीडियोज़ बनाएंगे। या थैंक यू, बाय।